हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस के 2019 का जो GS1 पेपर था प्रीलिम्स का, उसको एलेबरेट करके डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, एज यू ऑल नो कि पेपर हमारा बहुत नज़दीक है। सो प्रीवियस ईयर पेपर तो एक बार करके जाना चाहिए ढंग से, उसके हर एक ऑप्शन को, हर एक क्वेश्चन को समझना है। तो ये सब के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे कर चुके हैं पास्ट में, चाहे नहीं किए हों। सो आप सभी इस पे फोकस करिए। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF इज़। देखिए, ये सब करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन थे और ये ना तो ऑप्शंस आज की डेट में, आज का क्वेश्चन अगर यही सेम रहेगा तो दूसरा आंसर हो जाएगा इसका, और ना ही ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमको इनसे क्या सीखना है? हमको ये सीखना है कि अगर मैं 22 में अपीयर होने जा रहा हूँ तो मुझे इन सब इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर का नाम पता होना चाहिए। इससे हमको ये सीख मिलती है। खैर, 19 का क्वेश्चन था तो 19 में आंसर था आपका डी, सुरजीत भल्ला। उस टाइम के MD वही थे IMF के। लेकिन अगर आज की डेट में ये पूछा जाएगा तो आज की डेट में जो मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के, उनका नाम है क्रिस्टालिया गॉर्जीवा। तो इसको एक बार आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, द नेशनल प्रोग्राम लॉन्च ऑन October 10, 2019 बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रेन टू एनरिच देयर स्किल्स। कभी कभी क्या होता है, ये लंबे क्वेश्चंस आते हैं और समझ में ना आए तो बगल में हिंदी का रहता है, उसको पढ़ लीजिए। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो ये अगर ये भी टोटली करंट बेस्ड है, अगर आपको पता है तो ठीक, अदरवाइज आपको स्किप कर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपका है ध्रुव। ध्रुव तारा से आप गेस कर सकते हो कि ध्रुव तारा है मतलब कोई चमकता सितारा किसी बच्चे को, और ये कॉन्सेप्ट पे ध्रुव तारा पे था। तो बाकी जो स्कीम्स थी, जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य का फुल फॉर्म था लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। जो हमारा लक्ष्य इनिशिएटिव था, ये लेबर रूम के लिए था। लेबर रूम मतलब जो जिन महिलाओं का डिलीवरी होता है, तो ये महिला का जो आप बोल सकते हो कि फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर बेटरमेंट ऑफ वुमेन हेल्थ ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ये हो गया। जो प्रतिभा है आपका गवर्नमेंट स्कूल के क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना है। जो बी ऑप्शन प्रतिभा आपका दिया हुआ है, ये जो सरकारी स्कूल हैं इसका क्वालिटी एजुकेशन कैसे बढ़ाया जाए उस पर है। और ध्रुव को पता ही है, ध्रुव के लिए क्या था कि टैलेंटेड चिल्ड्रन को इनकी स्किल डेवलप करना। और परिवर्तन जो है ये आपका पावर सेक्टर के लिए था कि कितना हम कम एनर्जी वेस्ट करें पावर जनरेट करने के लिए। क्लियर? तो ऐसे हमको हर एक स्कीम को ध्यान से समझना है। आगे चलते हैं। अगला मैच करना है। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो एक चोट ध्यान रखना कि आप पहले ऐसा नहीं था, लेकिन लास्ट 2-3 साल में देखा जा रहा है कि यूपीपीसीएस भी UPSC की तरह करेक्ट इनकरेक्ट पूछता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन आप पढ़ोगे नहीं, सीधे मैचिंग करोगे तो यहाँ नहीं देखोगे, यहाँ कभी कभी इनकरेक्ट लिखा होता था। हमको अंडरलाइन कर लेना है, क्या कर रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट मैचिंग है इसमें। ठीक है? और ये आपका नीचे स्टेटमेंट है ABCD करके। अभी देखो, ये सब क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि सारे ऑप्शंस शायद ही किसी को पता हो और ये इम्पॉसिबल है सब कुछ याद करना। जैसे थॉमस कुक, ग्रेटा थनबर्ग शायद जो भी करंट अफेयर्स पढ़े उनको पता ही होगा, लगभग सभी लोग जानते होंगे। ग्रेटा थनबर्ग जो है वो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट थी। तो आपका B का 3 हो जाएगा। तो आप इसमें देखो B का 3 कहाँ है। आपका B का 3 C में भी है और D में भी है। तो ये तो कंफर्म होगा ऑप्शन A और ऑप्शन B नहीं होगा। अगर आपको ये पता है ग्रेटा थनबर्ग एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है और आपको करेक्ट आंसर पूछा गया है, तो ऑप्शन A ऑप्शन B एलिमिनेट हो गया। अभी बचा 2। अब इसके बाद देखिए क्या आता है। कभी कभी एक ही ऑप्शन अपने को आता रहता है, तो इसमें अगर आप रिस्क लेंगे तो आपका जो परसेंटेज होता है फेलियर का, वो 50% ही रहेगा कि या तो D या तो C। हो सकता है कि आप उसको C मारें या D मारें, बट A B C D चारों में से तो नहीं रिस्क है ना। तो मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस में आपको रिस्क लेना चाहिए। दूसरा, ये
शायद कई लोग जानते होंगे, डॉक्टर उषा किरण को भारत भारती अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो अगर जिनको ये पता है डॉक्टर उषा किरण को भारत भारती अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो वो आप देखो, ये आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है कि उषा किरण को क्या मिला था, उषा किरण के बारे में पता होगा, तो आप सीधे आंसर पे आ सकते हैं। लेकिन ये करंट बेस्ड है और ग्रेटा थनबर्ग का नाम फेमस है, इसलिए मैंने बताया कि कभी कभी ऑप्शंस नहीं आते हैं तो उनको किस तरह से ट्राई किया जाए कि हम सोल्यूशन पे पहुँचें। फोर्थ है आपका, the 2019 Nobel Prize for Economics was given to a woman for the second time. Name the first woman who was earlier awarded this prize. देखिए बहुत ही घुमा के क्वेश्चन दिया है। क्या बोलता है, ऐसे इसने नहीं पूछा कि 2019 में जो नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के लिए एक वुमेन को दिया गया उसका नाम, ये नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि 2019 में बता रहा है कि एक महिला को दूसरी महिला को नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला। इसके पहले किसी एक लेडी को और मिला था इकोनॉमिक्स पे नोबेल प्राइज़, वो नाम पूछ रहा है। 2019 में डफलो को मिला था, एस्थर डफलो को मिला था आपका नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में। बट ये आंसर हमारा सही नहीं, इसीलिए इसने ए पे रखा, लोग इसको ही मारे, बट ये गलत है। हमारा इसका आंसर होगा एलिनर ओस्ट्रम। एलिनर ओस्ट्रम को इसके पहले इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला था। ये पहली महिला थी जिनको नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिला है। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन सितंबर 2019 रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। देखिए ये सब तो भाई मैं ये बोलूँगा कि अगर नहीं आता है तो इट्स बेटर कि स्किप कर दो, क्योंकि ये सीधे पॉइंटेड टू द पॉइंट क्वेश्चन हैं, टू द पॉइंट आंसर्स हैं, टू द पॉइंट ऑप्शंस हैं। इसमें ना आप एलिमिनेट कर पाओगे ना कुछ सोच पाओगे। तो अब देखो, सबका बेस ईयर 2019 दे दिया गया है, मुझे लगा कि यहाँ से कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको याद है तो अटेम्प्ट करिए, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो है आपका बी है, 2019 से 2029 तक। इसको याद कर लीजिएगा कि रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी का जो बेस ईयर था 19 था और 2029 में इसको कंप्लीट करना है। छठा क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज़ लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सेम यहाँ भी है, अगर आपको पता है देन इट्स ओके, नहीं तो व्हाट यू कैन डू। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका आंसर होगा मैसूर। मैसूर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज लोकेटेड। ओके, सातवां है, इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी उसी कैटेगरी में आता है कि पता है तो ठीक है, अदरवाइज देखिए सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका 2030 तक भारत जो है, इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी 2030 तक खत्म कर देगा। आठवां क्वेश्चन है, विच जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाज यूज्ड बाय इसरो टू लॉन्च चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट। 19 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। इन्होंने पूछा कि कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था। एज वी ऑल नो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन उस टाइम के लिए, हो सकता है इस बार भी कुछ घुमा फिरा के रिपीट कर दे, तो इसको याद रखना है GSLV मैक 3 याद रखिएगा, GSLV मैक 3 M1 लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज़ लार्जेस्ट चरखा इज आर ट्रू। इट इज़ इनॉग्रेटेड इन नोएडा। इट इज़ मेड ऑफ यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में पूछा है, तो ये इसका इनॉग्रेशन आपका नोएडा में हुआ था। ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं और ये यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैड वाइट ब्लड। अभी देखिए पूछा है कि इनमें से किसका वाइट ब्लड होता है। लिजार्ड, कॉकरोच, ये हाउस बग, घरेलू खटमल जिसको बोलते हो, मॉस्क्यूटो। तो मॉस्क्यूटो सबको पता है मारेंगे तो लाल होता है, छिपकली भी पता है, कभी देखे होंगे तो ब्लड रेड होता है। बट कॉकरोच कभी देखिए, अगर कॉकरोच मरता है तो वो वाइट ब्लड निकलता है। एक्चुअली वो कलरलेस होता है और उसमें RBC वगैरह नहीं होती, इसीलिए वो वाइट ब्लड की
कैटेगरी में आता है। तो कॉकरोचेस का सही आंसर होगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद सेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ। पूछ रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं वो किसके जड़ से ये होता है, तो इसका आंसर होगा पल्सेस। ठीक है, दलहन जिसको बोलते हैं, दालें। What happens when some charge is placed on a soap bubble? किसी सोप बबल पे किसी साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका रेडियस इंक्रीज कर जाता है, उसका रेडियस बढ़ जाता है और बड़ा हो जाता है, यही है उसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो यहाँ पे इसने पूछा ना नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अब इसके लिए आपको बायोलॉजी ढंग से पढ़नी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। ऑक्सीटोसिन, ये शायद जो लोग पढ़े हैं बेसिक बायोलॉजी उनको पता है ये हार्मोन है, तो इसीलिए पहला सही है। दूसरा है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम आपका होता है सिंथेटिक स्वीटनेस, ये भी सही है। नियोप्रीन, नियोप्रीन आपका होता है स्पेशलाइज रबर, एक नियोप्रीन रबर होता है। और रेयान, अब रेयॉन मॉडिफाइड स्टार्च दिया हुआ है बट रेयॉन होता है आपका फाइबर होता है जो सेलुलोज से बना होता है, ये फाइबर है, तो इसीलिए फॉल्स पूछा है तो आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको लर्न कर लीजिए, फिर से कहीं रिपीट हो सकता है कि ऑक्सीटोसिन एसिड होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, और ये एस्पार्टेम आपका सिंथेटिक स्वीटनर होता है, नियोप्रीन आपका रबर होता है और रेयान आपका फाइबर होता है। ओके। 14th है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ प्रोटीन। इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है, तो इसका आंसर है कॉटन। कॉटन इज नॉट अ प्रोटीन। ओके, बाकी सब प्रोटीन ध्यान रखिएगा, हेयर, स्पाइडर सिल्क, हूफ मतलब ये खुर, कपास खुर, केश, बाल, और ये स्पाइडर सिल्क जो है लूता रेशम, ये सब आपके प्रोटीन में आएंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। अ लिक्विड रिमेन्स हॉट और कोल्ड फॉर लॉन्ग टाइम इन थर्मस फ्लास्क बिकॉज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट बाई कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। देखिए क्या रहा है कि जो थर्मस हम बॉटल यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी देर तक पानी ठंडा गर्म रहता है, तो एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है नो की जगह होना चाहिए कि लेस, कि बहुत ही लेस लॉस और गेन होता है, क्योंकि कम्प्लीटली अगर नो होगा तो कभी गर्म होगा ही नहीं, वो तो 24 घंटे बाद उसका नेचर को हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर हॉट रहेगा तो नॉर्मल हो जाएगा। सो फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एक्ट्स बोथ एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। फॉर दिस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आपका आंसर होगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेन्स कैल्शियम। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कैल्शियम कौन सा मटेरियल कंटेन करता है, तो इसका आंसर है आपका जिप्सम। जिप्सम में कैल्शियम होता है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 और 2H2O करके है, ठीक है। तो जिप्सम में आपका कैल्शियम होता है। 18वां चलते हैं। फिर से देखो पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, लिथियम बाइकार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें देखो क्या क्या है। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूज़ में था, ये शायद पता होगा सबको कि ये आपका होता है एंटासिड। सिल्वर ब्रोमाइड अगर आप ध्यान दिए हों तो ये फोटोग्राफिक फिल्म में होती है, ना कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में होती है। तो पहला गलत हो जाएगा, बाकी सब याद है, वो बाकी सब सही है। सिल्वर आयोडाइड आपका आर्टिफिशियल लेन में आता है। लिथियम बाइकार्बोनेट आपका होता है ट्रीटमेंट ऑफ गठिया का उपचार। देखो आप लिखा हुआ, ना पढ़ने में यहाँ पढ़ लिया करो, ट्रीटमेंट ऑफ rheumatism, ठीक है। तुलसी प्लांट हैज़ मेडिकेशनल वैल्यूज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। तुलसी प्लांट में मेडिकेशनल वैल्यू क्यों होता है। इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इसका सही आंसर है फिनॉल्स एंड फ्लेवोनाइड, ठीक है। फिनॉल और फ्लेवोनाइड की वजह से तुलसी प्लांट का मेडिकेशनल वैल्यू है।
व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इकोसिस्टम, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इकोसिस्टम। अब इसको ध्यान से देखो, आंसर कर सकता है आदमी बड़े आराम से कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर। गलत है ना, कि प्राइमरी कंज्यूमर्स तो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पे, नहीं तो क्या खाएंगे वो। सेकंड क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट नंबर प्रोड्यूसर्स। अगर कंज्यूमर ज़्यादा रहेंगे प्रोड्यूसर से तो फिर सर्वाइवल टफ हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये आंसर सही है, क्योंकि जो प्रोड्यूस करेंगे, खाना बनाएंगे तभी तो खाएंगे। तो प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट, गलत है ये, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21। विद रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यूट्रोफिकेशन मतलब ही होता है कि कंटेंट न्यूट्रिएंट रिच, न्यूट्रिएंट का ओवर रिच हो जाए किसी जगह पे, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। पढ़ते हैं, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ न्यूट्रिएंट, बताया था आपको, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ न्यूट्रिएंट enrichment of a water body, it depletes the dissolved oxygen of, सही है, क्योंकि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ज़्यादा होने पे डिजॉल्व ऑक्सीजन BOD जो है आपका अफेक्टेड होता है, इसीलिए यूट्रोफिकेशन, ये दोनों इसका सही है, इसमें आपको बोथ। ओके 22, द इन्वायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड, the environment modified by human activity is called, सीधे डेफिनेशन बेस्ड है, जिनका एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट होगा उनको पता होगा, एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट कहते हैं उसको। ओके 23 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान रखना कि इसमें कौन सा गलत है। एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में हम इसको नॉट ट्रू पढ़ते जरूर हैं, लेकिन दिमाग में ट्रू चलता है, इसीलिए इसको अंडरलाइन कर लेना है। Species diversity increases from equator towards pole. Tropics harbor more. Tropics harbor more species than temperate areas. Greatest biodiversity, जिनको थोड़ा सा भी जानकारी होगी ग्लोब का या बायोलॉजी इसका जोग्राफी का, उनको पता होगा कि स्पेसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इक्वेटर पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ होती हैं। अब पोल पे ठंड रहती है, बर्फ़ चद्दर रहती है, वहाँ पे सर्वाइवल टफ है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है और ये आंसर हमारा सही माना जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पेसीज दैन टेम्परेट एरियाज, बिल्कुल सही है। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन अमेजन रेन फॉरेस्ट, और स्पेसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टेम्परेट एरियाज टूवर्ड्स पोल। देखिए, इसके ऑप्शंस को एक बार और ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे फॉर्मेट में इसी ऑप्शन को निकाले क्वेश्चन बना ले। ज़रूरी नहीं क्वेश्चन सेम रिपीट ना भी हो, तो कभी कभी ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ढंग से पढ़ने का, कि जैसे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे, अमेजन रेन फॉरेस्ट में। स्पेसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टेम्परेट एरिया टुवर्ड्स पोल, मतलब ये जानकारी अपने को होनी चाहिए। 24, कम टू 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका आंसर है लाइकेन। लाइकेन एक बायो इंडिकेटर है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर से कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। देखिए, सैलिनेशन हम लोग जानते हैं कि ये आपका, एक सेकेंड, डिसैलिनेशन पूछा है। डिसैलिनेशन हमको पता है कि ये डिसैलिनेशन हमको पता है कि सी वाटर में होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस पोर्टेबल, मतलब जो पीने वाला पानी होता है उसमें होता है। और ये आपका है डीनेचुरेशन, और ये आपका है पैस्चराइजेशन। देखो, हमको डीनेचुरेशन के बारे में नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि जो पैस्चराइजेशन होता है, ये हम जो लिक्विड होता है खाने का, जैसे दूध होता है, उसको बोलते हैं ना कि पैस्चराइज है, या हिंदी में देखो बोलते हैं उसको पास्तुतीकरण। तो टीथ अपना सॉलिड में आता है, तो ये हमारा पॉस्चराइजेशन में आपका मिल्क आएगा, ना कि टी आएगा। तो ऑप्शन ये डी मैच कर जाएगा, तो डी आपका सही आंसर होगा इसका। तो ये इसका मतलब सही है। डी नेचुरेशन का प्रोटीन होता है,
रिवर्स ऑस्मोसिस आपका होता है पोर्टेबल वाटर में, और डिसैलिनेशन आपका होता है सी वाटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड? शाक नाशक का एग्जाम्पल क्या है, ये हमको पता होना चाहिए, दैट इज सोडियम क्लोरेट, जो कि अब बैन हो चुका है। ठीक है। द गैस विच इज एमिटेड इन द पैडी फील्ड्स and increases the earth's temperature is, all we know, that is methane. At which of the following places is the Secretariat of International Solar Alliance located? That is गुरुग्राम। गुरुग्राम पे हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रेजेंट है। नेक्स्ट, द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन 100% ऑन सोलर एनर्जीज। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है दीव इज द राइट आंसर। देखिए कुछ बहुत क्वेश्चंस इसमें सिंपल हैं, लेकिन ये अगर नहीं पता है तो उसको फिर क्या करेंगे, अगर आता है तो अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज देखते हैं कुछ, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक अगर ऑप्शंस ज़्यादा हैं तब तो लगाया सकता है, हाँ ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो इसको निकाल सकते हैं। बट ये सीधे पॉइंटेड क्वेश्चन है कि बताइए भाई इनमें से कौन सा है जो 100% सोलर है, तो पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स ढंग से। एक बार सब रिवाइज कर लीजिए, अभी टाइम है। चलो अगला आते हैं, रीज़न असर्शन। ये अपने में बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं भाई मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ऑप्शन ए ऑप्शन बी जो ए और आर तो हम पकड़ लेते हैं हाँ सही गलत है, लेकिन क्या उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी इसको अटेम्प्ट करते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, पहला है देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है कि SDI और SDG दोनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट और एक पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन SDI एंड SDG। दूसरा, द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ SDG टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ। बिल्कुल सही है, और इसका जो आंसर होगा आपका ए होगा कि दोनों सही हैं और आर ए को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। ओके। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI इंक्लूड्स हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, इसका आंसर है डी। इसको आप लोग याद कर लो, HEL बोलते हैं HEL है किसके लिए, MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की पैरामीटर्स हैं HEL, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आ सकता है, आया भी है। 32 चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दियर commencement and select correct answer from the quotes given below. Wildlife Protection Act, Biological Diversity Act, Project Tiger, Project Elephant। अब इनका ईयर पता रहेगा तो हम तो क्रोनोलॉजी में सेट कर देंगे, तो हमको पहले इनका ईयर पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ आपको कि इनका ईयर है आपका, ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका है 1972। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बताता हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर आपका है 73, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका है 92। ठीक, ये आपका भी जल्दी आया था 2002 में। अगर हमको ये पता हो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था, तो सबसे लास्ट में सेकंड होना चाहिए, सबसे लास्ट में सेकंड सेट बी में है। फिर भी ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना फेमस नहीं था, शायद लोग ध्यान से ना किए हों, तो क्या करें, तो सर जी उसके लिए आपको क्या करना है कि आ जाइए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस, सभी लोग पढ़े होंगे। उसके बेस पे ही बनाता है प्रोजेक्ट टाइगर। मतलब ये पता है कि पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा, तो पहले 1 और 3, पहले 1 और 3, इसमें आपका ये 2 ऑप्शन कट जाएगा, अब बचेगा ए और बी। ये भी पता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 92 में आया था, चलो ठीक है, तो मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के बाद तो मतलब कर सकते हो, अगर आपको प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और वाइल्ड लाइफ एक्ट के बारे में सिर्फ पता हो तो भी, फिर भी हमको याद करना है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। अभी इधर देखिए ऑप्शन 1 में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद इसने दे दिया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, फिर 3, 4। तो ये कन्फ्यूज़न में, अगर हमको नहीं पता रहेगा तो हम ए या बी में कोई गलत कर देंगे। बट याद रखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया, तो देयरफॉर बी विल बी द राइट आंसर। ओके। 33,
अंडर द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इट इज़ लीगली मैंडेटरी टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ इवेंट्स विद इन हाउ मेनी डेज इन इंडिया। भाई इसका आंसर है आपको 21 डेज। इसको 21 डेज में आपको रजिस्टर करना होता है, ठीक है। तो गाइज़ फर्स्ट वीडियो हम इसी पे क्लोज करते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप लोग इसको एक बार और ढंग से रिवाइज कर लीजिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और पास्ट ईयर पेपर तो सबको एक बार करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।